हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ब्राइट कोर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम क्लास 10th के पॉलिटी का चैप्टर 1 सत्ता में बंटवारा यानी पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में जो सब टॉपिक है पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है यानी सत्ता में बंटवारा क्यों आवश्यक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले के सब टॉपिक्स को उससे पहले जो भी टॉपिक इस चैप्टर में दिए हुए हैं उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है उस क्लास को ज़रूर देखें, उस क्लास को देखने के बाद इस क्लास को करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की कि सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है, वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलते हैं अपने पीपीटी पे, जहाँ पे ये टॉपिक दिया हुआ है। ये सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है यानी वांछनीय का मतलब क्या होता है। वांछनीय का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी आवश्यकता हो, ठीक है। तो सत्ता में बंटवारा क्यों आवश्यक है, देखिए जो बेल्जियम, पिछली क्लास में हमने दो देशों के बारे में पढ़ा था। एक तो था श्रीलंका, एक तो था श्रीलंका, हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, और दूसरा जो था वो बेल्जियम था। बेल्जियम और श्रीलंका में द्विभाषी लोग रहते हैं, मतलब बेल्जियम में तो 3 त्रिभाषी लोग रहते हैं, फ्रेंच, जर्मन और क्या कहते हैं ये पुर्तगाल वाले। और यहाँ श्रीलंका में 2 लोग, एक सिंघली और एक तमिल लोग, 2 लोग रहते हैं। जिनमें से जो श्रीलंका है इसमें जो सिंघली लोग हैं ये क्या कर रहे थे, जो अल्पसंख्यक तमिल लोग थे उनके हितों की उपेक्षा कर रहे थे। और ये जो बेल्जियम था इसमें भी ऐसे ही था। यहाँ पे जो डच लोग थे, डच लोग तो संख्या में ज़्यादा थे, लेकिन जो फ्रेंच भाषी लोग थे, ये फ्रेंच भाषी लोग क्या कर रहे थे, ये फ्रेंच भाषी लोग डच के हितों की उपेक्षा कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने, डच लोगों ने डिमांड रेज की, प्रदर्शन किए। फिर उन प्रदर्शनों के माध्यम से क्या किया, सरकार ने इनके हितों के लिए इनके संविधान में कुछ प्रावधान किए, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। इसी वजह से अभी हाल फिलहाल में आपने श्रीलंका की स्थितियों के बारे में देखा होगा कि कैसे वहाँ पे जनता ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था, ठीक है। तो जो बेल्जियम है इसने तो अपने संविधान में परिवर्तन कर लिया, तो ये ऐसी स्थिति से बच गया। लेकिन श्रीलंका ऐसी स्थिति से नहीं बच पाया, क्योंकि वहाँ के बहुसंख्यक ये समझते थे कि हाँ, अगर हम अल्पसंख्यकों पे शासन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वास्तविक तौर पर किसी भी देश की बात करें, बात श्रीलंका की नहीं है, कोई भी देश अगर है और वहाँ पे अगर 2 समुदाय रह रहे हैं तो इन दोनों समुदायों के हितों की अगर उपेक्षा होगी तो जो एक समुदाय होगा वो भले ही अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, वो कहीं ना कहीं विद्रोह करेगा, ठीक है। अब आज इसके आगे की कहानी सत्ता में बंटवारा क्यों वांछनीय है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अपने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो हमारी पीपीटी में हमने दिया है कि इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में 2 अलग अलग कारण दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता में बंटवारा अच्छा है क्योंकि यह सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है। यानी ये उस स्थिति की विवेचना कर रहा है, इस स्थिति के बारे में बता रहा है जो बेल्जियम में थी। बेल्जियम में उन्होंने क्या किया, सत्ता को 2 सामाजिक समूहों में क्या किया, वितरित कर दिया। यानी सत्ता में जो बंटवारा हुआ इसने क्या किया, यहाँ के जो 2 सामाजिक समूह थे उनके बीच संघर्ष की स्थिति को कम कर दिया, उसमें मदद मिली। क्योंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनता है, इसलिए सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। देखो जो सामाजिक संघर्ष होता है, वो कहीं भी जब सामाजिक संघर्ष होता है तो उससे क्या होता है, हिंसा होती है, ठीक है, और राजनीतिक अस्थिरता होती है। जैसे आप पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है। और ऐसे यहाँ पे हुआ बांग्लादेश में, तो कैसे विद्रोह हुआ, तो लोगों ने क्या क्या किया, कैसे हिंसात्मक तरीके से चीज़ें करी। उसी तरीके से नेपाल में अभी हाल ही फिलहाल एक नेपाल एग्जाम्पल है। नेपाल में तो वैसे करप्शन की वजह से हुआ था, ऐसा मतलब खबरों के मुताबिक नेपाल में करप्शन की वजह से तख्ता वो हुआ था विद्रोह। तो वहाँ पे बहुत सारा तोड़फोड़ मचाया, वहाँ की जो जनता थी उसने काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मचाया, ठीक। तो जब हिंसा होती है, वो जब ये सामाजिक संघर्ष होता है तो क्या होता है, उसमें हिंसा होती है, राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनता है। इसलिए सत्ता का बंटवारा राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें स्थिरता लाने के लिए भी ये क्या है, सत्ता में बंटवारा जो है ये आवश्यक है।
बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को दूसरे पर थोपना अल्प अवधि में एक आकर्षक विकल्प लग सकता है, लेकिन दीर्घ अवधि में राष्ट्र की एकता को कमज़ोर करता है। जो बहुसंख्यक समाज होता है किसी भी देश का, जैसे हमारे यहाँ ही समझ लीजिए, हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं, कई सारे समुदाय के लोग हैं, जिनमें से अपने देश की बात छोड़ते हैं, किसी और देश की बात करते हैं, श्रीलंका की ही बात ले लेते हैं। जैसे वहाँ पे समझ लीजिए 2 लोग हैं, एक तो हो गया सिंघली और दूसरे क्या थे, तमिल थे। तो ये जो लोग रहेंगे तमिल लोग, ये कभी ना कभी तो मतलब ये अगर मान लीजिए कि सिंघली हमेशा इनके राइट्स का क्या करे, इन राइट्स को इग्नोर करे, तो ये लोग जब उपद्रव करेंगे या विद्रोह करेंगे तो इससे क्या होगी, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता आएगा। तो इससे बेहतर है कि क्या करें कि ये लोग सत्ता में बंटवारा को मतलब एक्सेप्ट कर लें। बहुसंख्यक की समाज की इच्छा दूसरों पर थोपना अल्पावधि में, देखो जब बहुसंख्यक जो समाज है, मान लीजिए सिंघली, इन्हीं के लोग सत्ता में मान लीजिए बैठे हुए हैं, तो इनके विचार इन पर थोपना कुछ समय के लिए सही लग सकता है, यानी कि हाँ बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक समाज पे अपने विचारों को थोपता है, तो दीर्घ अवधि में मतलब शॉर्ट टाइम के लिए तो ये चीज़ अच्छी है, मतलब शॉर्ट टाइम में आपको लगे कि हाँ हम पावर में हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि अगर एक समुदाय के क्या कहते हैं राइट्स को अगर इनका वो किया जाता है, उपेक्षा किया जाता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या होंगे, ये देश की एकता को क्या करेंगे, कमज़ोर करते हैं। क्यों कमज़ोर करेंगे? क्योंकि इनके अगर इनके राइट्स को अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जो अल्पसंख्यक है वो क्या करेगा, वो कोई ना कोई बाहरी सोर्स से मतलब हेल्प पाने की कोशिश करेगा, या कोई बाहरी सोर्स इनको हेल्प करने की कोशिश करेगा, तो ये उसके फेवर में काम करेंगे। क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए, अपने राइट्स चाहिए, और अगर राइट्स नहीं मिलेंगे तो कोई बाहरी आएगा इनको राइट्स देगा, तो ये उसके साइड में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देश के अंदर रहते हुए देश की एकता को कमज़ोर कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये क्या कहते हैं, श्रीलंका वाला एग्जाम्पल सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने हाल फिलहाल का है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि सत्ता का बंटवारा क्यों वांछनीय है। बहुमत का अत्याचार न केवल अल्पसंख्यकों के लिए दमनकारी होता है, बल्कि अक्सर बहुसंख्यकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जो बहुमत होता है, इसका जो अत्याचार है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही दमनकारी नहीं होता है, इससे कभी कभी क्या होता है कि बहुसंख्यकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव यानी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लोकतंत्र के लिए सत्ता का बंटवारा अच्छा क्यों है, इसका एक दूसरा गहरा कारण भी है। अब देखिए, जो डेमोक्रेसी है उसमें सत्ता का बंटवारा क्यों क्या कहते हैं आवश्यक है, या जो लोकतंत्र है इसमें सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की मूल भावना है। क्यों? देखो, गहरा कारण भी, सत्ता का बंटवारा लोकतंत्र की मूल भावना है। एक लोकतांत्रिक शासन में सत्ता का बंटवारा उन लोगों के साथ होता है जो इसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं और जिन्हें इसके प्रभाव के साथ जीना पड़ता है। देखो, जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? सत्ता का बंटवारा उन लोगों में होता है जो इससे प्रभावित होते हैं। लोकतंत्र में जो सत्ता है उससे प्रभावित होने वाले लोगों में क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है, और उन लोगों से होता है जिन्हें उन प्रभाव के साथ जीना पड़ता है। ठीक है, तो ये सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है डेमोक्रेसी में, ये था अपना। लोगों को यह अधिकार है कि उनसे परामर्श लिया जाए कि उनका शासन कैसे किया जाए। एक वैध सरकार वह होती है जहां नागरिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में हिस्सेदारी हासिल करते हैं। देखो, लोगों को यह अधिकार है कि उनसे परामर्श लिया जाए और शासन कैसे किया जाए इस बारे में उनसे परामर्श लिया जाए। यानी कि अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में ये ज़रूरी है कि लोगों से ये परामर्श लिया जाए कि शासन किस प्रकार से किया जाए। एक वैध सरकार वह होती है जहाँ नागरिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में हिस्सेदारी हासिल करते हैं। जो वैध सरकार होती है वो कैसी होती है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नागरिक की भागीदारी जो क्या कहते हैं सरकार में होती है, वो अपनी हिस्सेदारी को हासिल करके सरकार में भागीदारी करते हैं। अब आप सब कहेंगे कि मैम क्या कहते हैं सरकार में कैसे भागीदारी मिलती है? तो देखो, हर साल आप 5 साल बाद चुनाव होता है, जैसे अभी बिहार में हुआ।
ठीक है। बिहार में इलेक्शंस हुए और बिहार की जनता ने अपना जनमत किसको दिया, अपने जनमत को जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसको दिया। तो ठीक है, इस प्रकार जनता चाहती है कि ये बंदा जो नीतीश कुमार है ये हमारे देश का सीएम बने और यही हमारे देश पे शासन करे, इसकी जो पॉलिसीज़ रही होंगी वो उनको कहीं ना कहीं अच्छी लगी होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने अपनी हिस्सेदारी का प्रदर्शन किया। आइए पहले तर्क को विवेकपूर्ण और दूसरे नैतिक, पहले विवेकपूर्ण और दूसरे को नैतिक कहें। देखो जो पहला तर्क है वो क्या है, विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण मतलब क्या होता है, उसमें परामर्श लिया जाता है। और दूसरा क्या है, नैतिक है कि वह सरकार वैध होती है जहाँ नागरिक भागीदारी के माध्यम से व्यवस्था में हिस्सेदारी हासिल करता है। विवेकपूर्ण तर्क इस बात पर जोर देते हैं कि सत्ता का बंटवारा बेहतर परिणाम लाएगा, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे को मूल्यवान मानते हैं। देखो जो विवेकपूर्ण तर्क है वो इस बात पर जोर देता है कि सत्ता का बंटवारा बेहतर परिणाम लाएगा, यानी कि जो लोग इस पक्ष में होते हैं कि सत्ता का बंटवारा आवश्यक है वो अपने विवेक का प्रयोग करते हैं कि हाँ जो सत्ता है उसमें अगर बंटवारा पावर शेयरिंग होगी तो एक पक्ष किसी पक्ष पे हावी नहीं हो पाएगा कभी। और दूसरे पक्ष के जो मान लो अल्पसंख्यक है कोई या जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक से यहाँ मुस्लिम मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हमारे देश में अल्पसंख्यक से एक अल्पसंख्यकों में ज़्यादा बड़ा तबका मुस्लिमों का है, इसलिए जब अल्पसंख्यक शब्दावली का प्रयोग होता है तो मुस्लिम्स को हम लोग काउंट करते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक किसी भी देश में, जैसे पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकता है, ठीक है, उसी प्रकार से अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी जनसंख्या कम हो। तो अगर पावर शेयरिंग नहीं रहेगी तो उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसके हितों की उपेक्षा होगी। इसलिए विवेकपूर्ण तर्क के आधार पर ये लोग कहते हैं कि अगर पावर शेयरिंग रहेगा तो उससे क्या होगा, एक बेटर रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता में बंटवारे को मूल्यवान मानते हैं। जो नैतिक तर्क है वो क्या कहता है, वो जो सत्ता में बंटवारा है उसको क्या मानते हैं, उस बंटवारे को वो मूल्यवान मानते हैं, यानी कि वो वैल्यूएबल मानते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू समझते हैं कि यहाँ सत्ता में बंटवारा होना एक वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, सत्ता बंटवारे के रूप में सत्ता बंटवारे का विचार अविभाजित राजनीतिक सत्ता की धारणाओं के विरोध में उभरा है। देखो सत्ता के बंटवारे के बंटवारे का विचार अविभाजित राजनीति की सत्ता की धारणाओं के विरोध में उभरा है। जो अविभाजित राजनीति की सत्ता की जो धारणा है और सत्ता का जो बंटवारा है, ये दोनों क्या है, ये एक दोनों के विरोधी हैं। लंबे समय से ये माना जाता था कि सरकार की सारी शक्ति एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के एक ही स्थान पर होनी चाहिए। यानी एक लॉन्ग टर्म में, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से हमारे देश में क्या माना जाता था कि जो सत्ता है वो क्या है, सत्ता एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में एक ही स्थान पर होनी चाहिए। यानी कि जो सत्ता है वो किस में हो, एक पर्सन में हो या क्या हो, एक ग्रुप में हो। ठीक है, और ये क्या होनी चाहिए, एक ही स्थान पर होनी चाहिए, एक ही स्थान पर। ठीक, तो ये बहुत समय से ऐसा माना जाता था कि सत्ता एक व्यक्ति में हो और एक ही स्थान पर हो। यह महसूस किया जाता था कि यदि निर्णय लेने की शक्ति बिखरी हुई हो तो शीघ्र निर्णय लेने और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। ऐसा माना जाता था कि अगर निर्णय लेने की शक्ति बिखरी हुई, यानी कि मान लो कि जो पावर है वो कई लोगों के हाथ में है होगा या है, तो उससे क्या होगा, निर्णय लेने की शक्ति बिखरी हुई होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ग्रुप में 10 लोग हैं, ठीक है, अगर 10 लोग हैं तो हो सकता है इन 10 लोग का ओपिनियन अलग अलग हो। ऐसे में किसी ठोस निर्णय तक पहुंच पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ऐसा माना जाता था, शीघ्र निर्णय लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। और इस प्रकार से अगर लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे तो इसमें क्या होगा, जल्दी से डिसीजन लेना कठिन हो जाएगा। ठीक है, और उनको लागू करवाना तो और भी कठिन हो जाएगा या संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र के उदय के साथ ये धारणाएं बदल गई। लेकिन जब डेमोक्रेसी आई तो ये क्या हुआ, ये जो परसेप्शन था ये बदल गया। लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत यह है कि लोग ही समस्त राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है कि लोग ही समस्त राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं। जैसे हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल। तो वी द पीपुल का मतलब क्या हुआ कि हम भारत के लोग, यानी ये जो शक्ति है वो कहाँ से आती है, कोई भी राजनीतिक शक्ति कहाँ से आती है, भारत के लोगों के द्वारा आती है। तो लोकतंत्र में मूल सिद्धांत क्या है कि जो राजनीतिक शक्ति के स्रोत हैं
वो जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। लोकतंत्र में लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से ही स्वयं शासन करते हैं। जो स्वशासन की संस्थाएं हैं उसमें लोग स्वयं शासन करते हैं। एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार में समाज में मौजूद विविध समूहों और विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सभी की आवाज़ होती है। इसलिए माना जाता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक भारत में हम उन्हें राज्य सरकार कहते हैं। देखो इसीलिए क्या कहते हैं, जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र में वो क्या होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है कि जो राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं लोकतंत्र में वो बेहतर निकल कर आते हैं। क्यों बेहतर होते हैं इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे जो डेमोक्रेसी है वो क्या है, डेमोक्रेसी में जो अलग अलग एरियाज़ के लोग हैं उनका क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो सरकार चलाने वाले लोग होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो हमारे पार्लियामेंट में जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, और ये उनके उसको विचारों को, उनके मांगों को अपने वहाँ पार्लियामेंट में रखते हैं। और डेमोक्रेसी में जो समाज है यानी अलग अलग तबके के जो लोग हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, उन तबकों के अलग अलग लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, पहले हमारे देश में महिलाओं को कोई राइट नहीं था। ठीक है, वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, वोट नहीं दे सकती थी। धीरे धीरे उनको वोटिंग राइट मिला। फिर जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लागू हुआ, मतलब संवैधानिक दर्जा उसको मिला, तो 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, 33 या 30। तो जब इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई तो ये निश्चित कर दिया गया कि 30% जो सीटें होंगी उस पर चुनाव कौन लड़ेंगी, फीमेल्स लड़ेंगी, यानी महिलाएं लड़ेंगी। अब यहाँ जहाँ पर इनको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था वहाँ सीधे 30% लोग महिलाएं उसमें आकर प्रतिनिधि बन गई। इससे क्या हुआ कि इनके भी, महिलाओं के अधिकारों को भी महिलाएं, मतलब वहाँ से, जैसे अब ऑब्वियस सी बात है, एक महिला है तो महिला की प्रॉब्लम से ज़्यादा अवेयर होगी, तो इनकी भागीदारी होगी तो इनके पक्ष में निर्णय लिए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जो अभी क्या कहते हैं, सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि 2027 से क्या करेंगे, 27 से आई थिंक, ये पार्लियामेंट में भी 30% आरक्षण की व्यवस्था कर देंगे, यानी पार्लियामेंट में 30% सांसद महिलाएं होंगी। ठीक, तो ऐसे क्या होता है कि हर जो सेक्टर है उसका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। उसके बाद SC ST का भी रिजर्वेशन है, उसमें क्या कहते हैं, जो चुनाव होते हैं लोकल के उसमें भी उनका रिजर्वेशन होता है, ताकि इनकी जो पार्टिसिपेशन है उसको निश्चित किया जा सके। क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पहले जब राजतंत्र था तो डेमोक्रेसी जब नहीं थी तो इनको बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं दिए गए थे, इनका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। तो जब संविधान बना तो उसमें ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि हाँ, इस वर्ग के सामाजिक उत्थान के लिए इसको उसमें कहीं ना कहीं वो रिजर्वेशन दिया जाए, इनको आगे लाया जाए, ताकि इनसे प्रेरित होकर, जो वहाँ जा रहे हैं उनसे प्रेरित होकर इनके समाज के अन्य लोग भी आगे जाने की कोशिश करें और समाज की मुख्य धारा से बंधे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग के माध्यम से क्या होता है कि पावर शेयरिंग में समाज के अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंटेशन उसमें मिल जाता है और सभी किसी के हित की उपेक्षा नहीं होती है। भारत में देखो, जब पावर शेयरिंग की बात होती है तो हम जानते हैं कि भारत में 3 सरकार होती हैं, 3 सरकारें हैं। एक तो केंद्र है, दूसरा क्या है, राज्य हैं, और एक तीसरी क्या है, लोकल लेवल पे हैं, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, तो जो राज्य सरकारें हैं, हमारे यहाँ क्या है, राज्य सरकारें हैं जिन्हें प्रांतीय सरकार कहा जाता है। जो भारत में राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों की व्यवस्था क्या है, सभी देशों में लागू नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि जो शक्ति होती थी वो शक्ति किसी एक जगह पे केंद्रित होती थी, लेकिन हमारे यहाँ शक्ति का क्या है, विकेंद्रीकरण है। क्या है, विकेंद्रीकरण है। ठीक, तो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में जो स्टेट लेवल पे शक्ति होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, राज्य सरकार कहते हैं। ये व्यवस्था सभी देशों में लागू नहीं है। ऐसे कई देश हैं जहाँ प्रांतीय राज्य सरकारें नहीं हैं, लेकिन हमारे जैसे देश में जहाँ विभिन्न स्तरों की सरकारें हैं, संविधान स्पष्ट रूप से विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्धारण करता है। देखो, जो हमारे देश का जो संविधान है, संविधान में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक,
तो राज्य सरकार के बारे में व्यवस्था है, और राज्य सरकार के अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ये संविधान करता है। और क्या करता है कि इसके शक्तियों का निर्धारण भी कौन करता है? संविधान ही करता है। बेल्जियम में ऐसे ही किया गया था, लेकिन श्रीलंका में इसे अस्वीकार कर दिया गया। जैसे हमारे यहाँ राज्य सरकारों की व्यवस्था है, वैसे ही बेल्जियम में कर दिया गया, ठीक है। और श्रीलंका में इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया था। इसे संघीय शक्ति विभाजन कहा जाता है। और इस व्यवस्था को, जो राज्य सरकार की व्यवस्था, इसे क्या कहते हैं? संघीय शक्ति विभाजन कहा जाता है। यही सिद्धांत राज्य सरकारों से निचले स्तरों और नगरपालिका और सरपंच पर भी लागू हो सकता है। और यही सिद्धांत कहाँ पे? निचले स्तरों पे, जैसे नगरपालिका और पंचायत स्तर पर भी लागू हो सकता है। आइए उच्च और निम्न स्तरों वाली शक्तियों के विभाजन को ऊर्ध्वाधर शक्ति विभाजन कहें। देखो, जो निम्न से उच्च स्तरों वाले शक्तियों को, उच्च से निम्न स्तरों वाली शक्तियों के विभाजन को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर शक्ति। इसमें सबसे नीचे क्या होगी? जैसे हम अपने देश के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, ठीक है। उसके बाद क्या है? राज्य सरकारें हैं। उसके नीचे क्या है? उसके नीचे ग्राम पंचायत हैं। तो उसके नीचे क्या है? ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इस व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? नीचे से ऊपर से निम्न स्तर की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर शक्ति विभाजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अवधारणा। हम अगले अध्याय में इसकी विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखो, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसको हम डायरेक्ट किताब की PDF से पढ़ाएंगे, क्योंकि PPT बनाते वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो ये बेहतर रहेगा कि हम लोग डायरेक्ट किताब से पढ़ें अगले चैप्टर से, तो वहाँ हम किताब में बेहतर तरीके से जानेंगे। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच भी हो सकता है। देखो, जो सत्ता का बंटवारा है वो विभिन्न सामाजिक समूहों, ये जरूरी नहीं कि राजनीतिक समूहों में हो, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरे देशों में ऐसी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं भी हैं जिनके तहत सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और महिलाओं की विधानसभा और प्रशासन में प्रतिनिधित्व होता है। देखो, कुछ देशों में ऐसी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे क्या होता है? सामाजिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं और महिलाओं को विधानसभा और प्रशासन में क्या होता है? प्रतिनिधित्व होता है। पिछले साल हमने अपने देश के विधानसभाओं और संसद में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था का अध्ययन किया। हम क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो अपने देश के विधानसभा है और संसद में आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों की व्यवस्था है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो महिलाएं हैं, SC ST हैं और जो समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन वहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य विविध सामाजिक समूहों को सरकार और प्रशासन में जगह देना है। अब देखो, रिजर्वेशन का क्या उद्देश्य है, या जो व्यवस्था है किसी भी वर्ग के लिए सीट को आरक्षित करने की जो व्यवस्था है, आपको क्या लगता है ये किस लिए लाया गया है? ये इसलिए लाया गया है ताकि उन सामाजिक समूहों को सरकार और प्रशासन में जगह दिया जा सके। सरकार और प्रशासन में, ठीक है, उनको जगह दिया जा सके, इसीलिए क्योंकि ये ग्रुप्स क्या हैं? या तो SC और SCs और ST को मिला है, और उसके बाद क्या कहते हैं? महिला वर्ग को मिला है, ठीक है, महिला वर्ग को रिजर्वेशन। जैसे विभिन्न प्रकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए अलग से सीटें आरक्षित होती हैं, SC ST। अब तो EWS हो गया और EWS हो गया, OBC कैटेगरी के जो हैं, इन सब का आरक्षण होता है। तो इस आरक्षण का महज उद्देश्य ये होता है कि इनके जो उपेक्षित लोग हैं या समाज में जो क्या कहते हैं, सामाजिक धारा में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और सरकार और प्रशासन में उनको जगह दिया जाए, ठीक है। इसके बाद सत्ता का वितरण सत्ता का वितरण यथासंभव अधिक से अधिक नागरिकों के बीच किया जाना चाहिए। जो सत्ता का वितरण है, जितना यथासंभव अधिक से अधिक नागरिकों के बीच किया जाना चाहिए, यानी सत्ता का वितरण जितना पॉसिबल हो सके नागरिकों के बीच करना चाहिए। अधिक से अधिक नागरिकों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता बंटवारे की व्यवस्था कई रूप ले सकती है। जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें सत्ता का बंटवारा क्या है? कई रूप ले सकती है। जैसे आइए कुछ सबसे आम व्यवस्थाओं पर नज़र डालें जो हमारे सामने या आगे भी आएंगी। देखो, जो सबसे आम व्यवस्था है वो जो हमारे सामने है
और जो आगे भी आएगी। पहला, सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। सबसे पहले क्या होगा, जो सत्ता का बंटवारा है वो सरकार के विभिन्न अंगों, जैसे क्या है, सरकार के 3 अंगों में विधायिका है, दूसरा क्या है, कार्यपालिका हो गया, फिर उसके बाद क्या है, न्यायपालिका है। तो इनके बीच क्या है, सत्ता का बंटवारा हमारे देश में है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि यह एक ही स्तर पर इससे सरकार के विभिन्न अंगों को अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है। देखो, जो सत्ता का क्षैतिज वितरण है, इसे हम जो जैसे सरकार के जो अंग हैं, इसमें क्या है, एक तो व्यवस्थापिका हो गई, क्या है, व्यवस्थापिका। दूसरा क्या है, व्यवस्थापिका के साथ हमारी क्या है, जुडिशरी, क्या है, जुडिशरी। उसके बाद तीसरी क्या है, जुडिशरी के बाद कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ठीक है। तो इनके बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है, इसे हम सत्ता के क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसे हम सत्ता का क्या कहते हैं, क्षैतिज वितरण कहा जाता है, क्योंकि यह एक ही स्तर पर स्थित सरकार के विभिन्न अंगों को अलग अलग शक्तियों के प्रयोग करने की अनुमति देता है। ये एक ही स्तर पर, यानी कि ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पे न्यायपालिका है, यहाँ पे कार्यपालिका है, यहाँ पे व्यवस्थापिका है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से वितरण है। यहाँ पे अगर न्यायपालिका है तो इसी के समानांतर कार्यपालिका, इसी के समानांतर व्यवस्थापिका है, ठीक। ऐसा पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऐसा पृथक्करण क्या सुनिश्चित करता है, जैसे मान लो ये क्या कहते हैं, पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाया जो जनता के हितों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसे लोग अपने राइट्स की डिमांड करने के लिए कहाँ जा सकते हैं, न्यायपालिका जा सकते हैं। इस प्रकार एक अंग दूसरे अंग पे चेक एंड बैलेंस स्थापित करता है, ठीक। इससे कोई भी अंग क्या होता है, असीमित शक्ति प्रयोग नहीं कर पाता है। प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण रखता है, यानी कंट्रोल रखता है। इसके परिणामस्वरूप विविध संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन बनता है। इससे इसका रिजल्ट क्या होता है, जब न्यायपालिका कार्यपालिका पे या कार्यपालिका विधायिका पे या एक दूसरे पे नियंत्रण रखते हैं, तो क्या होता है, विभिन्न संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन बना रहता है। कोई भी स्वेच्छाचारी नहीं हो पाता है कि हाँ उनका जो मर्जी करे। जैसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में जो हमारे सांसद लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये कहे कि हमको जनता ने चुनकर भेजा है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे ही वो जो चाहेंगे वो करेंगे वाले की स्थिति में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट तुरंत उन पर क्या कहते हैं, चाहे वो जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से या PIL के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से क्या करता है, एक कंट्रोल या बैलेंस स्थापित करने की कोशिश करता है, ठीक है। इसके बाद पिछले साल हमने अध्ययन किया कि एक लोकतंत्र में भले ही मंत्री और सरकारी अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हों, वे संसद या राज्य विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखो, जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है, जो मंत्री और सरकारी अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो उत्तरदायी भी होते हैं किसके, संसद या राज्य विधानसभाओं के प्रति। अब देखो, संसद और राज्य विधानसभा दोनों अलग अलग टर्म है। जैसे अभी बिहार में इलेक्शंस हुए, कहाँ पे, बिहार में जो इलेक्शन हुआ, इसमें जो प्रत्याशी चुने गए, वो प्रत्याशी बिहार विधानसभा के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे, ठीक। उसी प्रकार से जब हमारे यहाँ 2024 में इलेक्शंस हुए तो उसमें क्या हुआ था, उसमें MPs चुने गए थे, और ये MPs किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो इनका उत्तरदायित्व भी होता है। इसी प्रकार यद्यपि न्यायाधीश कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, न्यायाधीश कहाँ पे कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वे कार्यपालिका के कामकाज या विधायिका के द्वारा, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति का मतलब उनको शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट है हमारे देश के। तो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट हमारे कार्यपालिका के अभिन्न अंग हैं, ठीक है। तो संसद के अभिन्न अंग है वो, तो ये कार्यपालिका के हिस्सा हुए। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। वे कार्यपालिका के कामकाज या विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर नियंत्रण रख सकते हैं। लेकिन अगर उनको कार्यपालिका नियुक्त करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कार्यपालिका जो चाहे वो नियम बनाए, कानून कायदा बनाए। वो जो न्यायाधीश होते हैं, हमारे देश के न्यायाधीश होते हैं, वो इसके कामकाज पर, जो कार्यपालिका है उसके कामकाज पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं। उनके द्वारा बनाए गए कानूनों पे भी नियंत्रण रखते हैं। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली कहा जाता है।
सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच हो सकता है। पूरे देश के लिए एक समान सरकार और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर सरकारें, देखो जो सत्ता का बंटवारा है सरकार के विभिन्न स्तरों पर हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारें, जैसे हमारे यहाँ क्या है, पूरे देश के लिए क्या है, केंद्र सरकार है। ठीक है, कोई भी मामला होता है देश में तो केंद्र सरकार उसमें संज्ञान लेती है। लेकिन जो राज्य हैं, राज्य में क्या है, राज्य सरकारें हैं। राज्य के भीतर जो भी डिसीजन लेना होता है वो राज्य सरकारें लेती हैं। इस प्रकार द्विस्तरीय व्यवस्था देखते हैं। पूरे देश के लिए ऐसी सामान्य सरकार को आमतौर पर संघीय सरकार कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जो सामान्य सरकार है उसको क्या कहते हैं हम, संघीय सरकार या केंद्र सरकार कहते हैं। भारत में इसे केंद्र या संघ सरकार कहते हैं। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारें अलग अलग देशों में अलग नामों से पुकारा जाता है। जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी, वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से उनको पुकारा जाता है। जैसे भारत में क्या है, भारत में राज्य सरकार नाम एक आम नाम है उसके लिए। ठीक है, पिछले साल हमने अध्ययन किया था कि एक लोकतंत्र में भले ही मंत्री और सरकारी अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते हैं। ये तो ये पिछला पेज फिर से आ गया। इसके बाद देखो अपनी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ये लास्ट पेज है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ ब्रीफ दिए हैं इस चैप्टर के बारे में। सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में किस में आते हैं। यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ कर रहा है। देखो अब आपको इस इन पॉइंट्स के माध्यम से ये समझना है कि सत्ता के बंटवारे, जो बंटवारा होता है वो 4 श्रेणियों में किस में आता है, और इसमें जो सत्ता का साझाकरण है वो कौन कर रहा है। देखो बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो बम्बई उच्च न्यायालय में महाराष्ट्र, एक मिनट, बम्बई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि तत्काल कार्रवाई करें और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करें। ठीक है, उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है। ठीक है, तो ये किसके बीच, जो महाराष्ट्र की कार्यपालिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका, इसके बीच सत्ता का साझाकरण हो रहा है। ठीक है, न्यायपालिका के बीच। कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूल निवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दी है। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूल निवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग से समूह की भावना का काम करेगी। सरकार ने वहां के मूल निवासियों समुदाय, देखो इसके बाद रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फॉर्मेसेस और लिबरल या ब्लॉको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया है। इसका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 संगठनों के बीच में क्या है, शक्तियों का साझाकरण है। उसके बाद नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की है कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोत को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते हैं कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस आधार पर होता है। अब देखो ये क्या है, राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार हैं उसके बीच शक्ति का साझाकरण इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो ये था अपना सत्ता का साझाकरण या पावर शेयरिंग क्यों आवश्यक है, क्यों अपरिहार्य है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।